सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूं इस अहम प्रोग्राम और एक अहम टॉपिक जिस पे आज मुझे डिस्कशन करनी है। यह टॉपिक ख़ास तौर पे क्योंकि एनसीएफ पे आधारित टॉपिक होगा और जाहिर है कि इस टॉपिक में जो आज हम डिस्कशन करेंगे तो इसमें दो पार्ट को मैंने शेयर किया है। अभी आपने देखा होगा कि एनईपी 2020 के बाद जो 4 चीज़ों पे मुश्तमिल एनसीएफ की बात हो रही थी उसमें ख़ास तौर पे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसमें 4 चीज़ पे एक फ्रेमवर्क का डिजाइनिंग होना था। एक 2022 में फाउंडेशनल स्टेज का कंप्लीट ड्राफ्ट आ चुका है। इसके साथ साथ पिछले साल 2023 में स्कूल एजुकेशन पे आधारित भी एक ड्राफ्ट का डिजाइन किया गया है। 2 और चीजें अभी आनी बाकी है, एक तो टीचर एजुकेशन और दूसरा जो है वो एडल्ट एजुकेशन। लेकिन आज के इस टॉपिक पे हम अपने जो डिस्कशन है उसको महदूद रखने की कोशिश करेंगे फाउंडेशनल स्टेज पे, और इंशाल्लाह कल मौका मिले तो कल हम स्कूल एजुकेशन पे बात करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल भी स्कूल एजुकेशन का एक ड्राफ्ट लगभग 600 से ज़ायद पेजों का पब्लिक डोमेन पे आ गया है अप्रैल 2023 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब एनईपी 2020 पॉलिसी लाई तो उसी के तहत उन्होंने पहले से भी तय कर लिया था कि हम पूरे देश के लिए एक ड्राफ्ट बनाएंगे। हालांकि इस एनसीएफ की हिस्ट्री को अगर हम देखें तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो खास तौर पे फाउंडेशनल स्टेज की बात हो रही थी कि इस एनसीएफ में जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात हो रही थी उस पर बहुत ज़्यादा फोकस भी किया गया है। और इस फोकस में आप देखेंगे कि जो एक स्ट्रक्चर बनाया गया है खास तौर पे उस स्ट्रक्चर को एनईपी 2020 के तर्ज पे ही इसको पूरी तरह से लागू करने की कोशिश की गई है। 5+3+3+4 और इस 5+3+3+4 का जो फॉर्मूला है खुद एनईपी 2020 में भी जो इसके चेयरमैन थे मिस्टर कस्तूरी रंजन, उन्होंने ही पेश किया था। तो आज की गुफ्तगू में हम चाहेंगे कि 5 जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात है उस पर हम इंशाल्लाह गुफ्तगू को रखेंगे। लेकिन इसमें अगर आप देखें कि पूरे हिंदुस्तान में और इस ड्राफ्ट के ताल्लुक से बात भी कही जा रही है कि शायद ये पहला ड्राफ्ट है जब अर्ली केयर चाइल्डहुड पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। लेकिन थोड़ी से हम इसके तारीख पर भी जाएंगे, वे इसलिए भी कि अगर अर्ली एजुकेशन की हम बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो 1953 में यानी आजादी के बाद, नहीं आ रही आवाज, आजादी के बाद 1953 में पहली बार प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पे जोर दिया गया था। और इस प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पे भी ये बात कही गई थी कि जब तक हम बच्चों की तालीम को बेहतर नहीं करेंगे तब तक हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि बेहतर हिंदुस्तान का निर्माण हो सके। और उसी वजह से खास तौर पे 1953 में एक समिति बनी थी और उन्होंने एक पेश किया था जो रिपोर्ट बालवाड़ी का। और 1953
कि अगर बालवाड़ी बाल्यावस्था की बात करेंगे तो अभी आप देखें कि उसी का टर्मिनोलॉजी सिर्फ बदल गया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में ECCE में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बालवाड़ी की जगह आंगनवाड़ी ने उसका स्पेस ये जगह ले लिया। फिर अर्ली एजुकेशन की जो बात अगर हम करते हैं तो इसमें आप देखते हैं कि ये जर्नी थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए 1963 से 1963-64 में बच्चों की देखभाल के लिए एक समिति बनाई गई और उन्होंने एक सिफारिश भी किया था। फिर थोड़ा सा उससे आगे अगर हम बढ़े 1 साल के बाद, जो एक बहुत मशहूर कह सकते हैं कि कमीशन जिसका बार बार हम लोग एजुकेशन पॉलिसी में जिक्र करते हैं, वो है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने भी एक नेशनल चिल्ड्रन बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की थी। फिर उस जर्नी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि 1975 में गालिबन पहला NCF जो आया था उसमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की बात हुई और उसके तहत पहली बार पूरे देश में 33 इस तरह के जो प्रायोगिक ब्लॉक है उसमें इस काम को शुरू किया गया। फिर हम पहली शिक्षा नीति जो कोठारी कमीशन के बाद की बात करते हैं, बहुत फेमस है, उसमें 1986 का मामला आता है। 1986 में भी बच्चों के ध्यान देने के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक समिति बनी थी। उन्होंने भी बच्चों की तालीम पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, बहुत ज्यादा जोर भी दिया था। ये जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए 2006 के करीब अगर हम जाते हैं तो वहां पे ये कंसेप्ट मिलता है हमको, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। लेकिन उसमें और अभी 2023 का जो NEP 2020 की बात हम करते हैं या NCF की अगर हम बात करते हैं तो उस वक्त ये जो बच्चों की जो तालीम में ध्यान दिया जाता था वो खास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के दायरे में आता था। फिर इस जर्नी को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। 2013 में वे मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा नीति पर आधारित एक ड्राफ्ट तैयार करने की बात कही थी। फिर 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में भी मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जरिए एक बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए एक रूपरेखा तैयार किया गया था। और उसके बाद 2014 में भी अगर हम देखते हैं कि एक ड्राफ्ट जो तैयार हुआ, उस ड्राफ्ट के बाद 2019 में अगर हम आते हैं तो 2019 में आप देखते हैं कि ये डायरेक्ट एक जिम्मेदारी जो है वे NCERT को दिया गया और NCERT ने बच्चों के लिए बच्चों के पाठचर्या के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया था जिसे हम स्कूल पूर्व एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद आपके इल्म में भी ये बात है और हमारे इल्म में भी ये बात है कि NEP 2020 का एक प्रारूप, एक डिजाइन हमारे सामने आया और उसी में इस बात को ये कहा गया कि पूरे देश के लिए एक अलग से फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। हमारा एजुकेशन कैसा हो आने वाले 10-20 साल में, जाहिर है कि जो नीति बनती है उस नीति के बाद जब उसका ड्राफ्ट तैयार होता है तो ड्राफ्ट का रिफ्लेक्शन समाज में दिखाई देता है और उसका पड़ता है अल्टीमेटली। अगर हम NCF की बात करें तो अब तक आप देखेंगे कि 1975, 1988, 2000, 2005 में भी एक NCF जिसका मॉडिफिकेशन भी हुआ था और अब जाके 2023 में एक NCF स्कूल एजुकेशन पे पूरी तरह से आ चुका है। लेकिन इसी NCF में हम और आप अगर इसका मुताला करें
तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 2022 में फाउंडेशनल स्टेज का एक एनसीएफ, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और इस फाउंडेशनल स्टेज में खास तौर पे एक टर्म आया एफएलएन का, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की बात हुई। आखिर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी पे क्यों जोर दिया जा रहा है, इसके बारे में मैंने आपसे कहा भी था अभी पहले भी कि समिति का मानना है, और जाहिर है कि हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी देश की शिक्षा उसके बच्चों के चाइल्डहुड पे निर्भर करती है। यानी बचपन में जिस तरह से तालीम बच्चों को दिया जाता है, उसी का रिफ्लेक्शन आने वाले साल में और उसी का इम्पैक्ट आने वाले कुछ वर्षों के बाद दिखाई देता है। आप इस एफएलएन पे अगर गौर करेंगे तो शिक्षा समिति का यह कहना था कि जब पैंडेमिक सिचुएशन हमारे पास आया, उस वक्त एक सर्वे हुआ पूरा देश में, और पूरे देश में जब एक सर्वे हुआ तो उस वक्त जो हमारी तालीमी सूरत हाल है वो बहुत, बिल्कुल कह सकते हैं कि खराब स्थिति में आया। लर्निंग लेवल जो है वो इतना डिक्रीज किया कि जिसके बारे में कुछ ऐसे असर और प्रथम जो संस्थाएं हैं उनकी रिपोर्ट आई सर्वे के आधार पे कि हमारे 7 स्टैंडर्ड के बच्चे, 5 स्टैंडर्ड के बच्चे, 8 स्टैंडर्ड के बच्चे नीचे क्लास में 3 और 2 के क्लास की किताबें जो है उसको ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है या हो रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्क्रीन मैंने शेयर किया है, इसमें खास तौर पे इसमें आप देखते हैं कि 41,059 स्कूलों का एक सर्वे हुआ। उसमें जो लैंग्वेज की बात आई कि 67% ऐसे बच्चे हैं जो सही से, जो एक कंसेप्ट होना चाहिए था लैंग्वेज का क्लास 3 का, वे बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाए थे। फिर मैथमेटिक्स की भी सूरत हाल इससे और खराब है कि उसमें जो एक अंडरस्टैंडिंग की बात आती है मैथमेटिक्स में, उसका भी क्लियर कंसेप्ट नहीं है। क्लास 5 तक अगर हम देखते हैं कि ईवीएस जो पढ़ाई होती है उसमें भी बच्चों की हालत अच्छी नहीं थी। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं खास तौर पे कि टीचरों से भी जब एक सर्वे किया गया तो बहुत हद तक टीचरों का भी इस मामले में कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं था। लिहाजा इस बार के करिकुलम में इस बात को बहुत जोर दिया गया कि जब तक हमारा फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी सही नहीं रहेगा, जब तक हमारे बच्चों का फाउंडेशन बेस मजबूत नहीं रहेगा, आगे चल के हम गुणवत्ता शिक्षा या क्वालिटी एजुकेशन की बात जो करते हैं वो सही नहीं हो पाएगा। और इसीलिए जाहिर है कि कोई भी अगर हम करिकुलम की बात करते हैं तो उसके अलग तकाजे भी होते हैं, उसकी सोच भी अलग होती है, उसकी ऑब्जेक्टिव भी अलग होता है, उसके गोल भी अलग होते हैं। और कंटेंट, चूंकि करिकुलम की अगर हम बात करें तो इसी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत बच्चों की पढ़ाई के लिए सिलेबस की तैयारी भी की जाती है, कंटेंट डेवलपमेंट का काम होता है। इस 2023 की पॉलिसी को भी अगर हम देखेंगे, एनसीएफ की पॉलिसी को, तो इसमें भी खास तौर पे कुछ ऑब्जेक्टिव को बहुत क्लियर किया गया। और इसमें जो है, जो खास तौर पे इन्होंने कहा है कि हम पहले देश के लिए एक करिकुलम का निर्माण करेंगे, उसके बाद यानी डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। दूसरी बात जो इसमें कही गई थी कि डेवलपमेंट ऑफ पेडागोजी, और उसके बाद जो असेसमेंट का मामला है, असेसमेंट हमारा कैसा हो, और टीचर डेवलपमेंट की भी इसमें खास तौर पे बात की गई। अगर हम थोड़ा सा एनसीएफ का इंट्रोडक्शन में जाएं तो 1975 में जब पहला एनसीएफ आया था उसमें भी जो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था, वो खास तौर पे आप देखेंगे कि सोशल चेंज
की बात करता था उस एनसीएफ में, और डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज था उस पर यह आधारित था। दूसरी बात ये चीज थी उसमें भी आप देखेंगे कि प्रमोट नेशनल वैल्यूज की भी बात करता है 1975 का जो एनसीएफ है। तीसरी जो बात है उसमें बहुत हद तक उसमें नेशनल डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन की उस बात 1975 का एनसीएफ भी हमें करती है। और एक जो अहम जो चीज था उस समय खास तौर पर 1975 का एनसीएफ में कि ये एक वर्ल्ड और इंडिया के बीच में एक ब्रिज का, यानी ब्रिज द गैप बिटवीन इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड द वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम की बात करता है। और उसी एनसीएफ में पहली बार आप देखेंगे कि 10+2 का सिफारिश भी किया गया और इस बात पे भी जोर दिया गया कि साइंस को एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के रूप में रखा जाए। फिर आप देखेंगे कि उस एनसीएफ में साइंस और मैथ पे बहुत ज्यादा जोर भी दिया गया, उसके लिए एक करिकुलम का निर्माण भी किया गया। और खास तौर पे उस एनसीएफ में एक जो बात कही गई थी वह ये था कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कैसा हो, हमारा चाइल्ड सेंटर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया और इसके साथ साथ एक्सपेरियंशियल लर्निंग की भी बात कही गई थी। फिर दूसरे एनसीएफ में अगर हम देखते हैं 1988 में, तो उस पर भी इंटीग्रेशन ऑफ साइंस पे बात की गई थी। इस पे जो एक टर्म आया था लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन हमारा होना चाहिए। और एक जो अहम जो चीज इस पे जो शामिल किया गया था वो ये था कि जनरल जो साइंस जिसको हम कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो जनरल साइंस शुड बी अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। ये 1988 के एनसीएफ में ये बात आई थी। जब 2000 एनसीएफ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टीचिंग को भी साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखा गया और ये कहा था कि टीचिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कंपल्सरी। फिर इसी में जो एक नया टर्म आया था वो इंक्लूसिव एजुकेशन का आया था। अब हम देखते हैं कि जो लेटेस्ट जो हमारे पास एनसीएफ है और इससे पहले जो अब तक एनसीएफ हमारे पास चलते आ रहा था 2005 का, और जिसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ 2000 और 2005 का, जिसमें मॉडिफिकेशन हुआ, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें जो फिलोसॉफिकल जो अप्रोच है तो उसमें भी चाइल्ड सेंट्रिक की बात कही गई थी कि बाल केंद्रित शिक्षा आधारित होना चाहिए और उसी पे बहुत ज्यादा फोकस भी दिया गया था कि हमारा एजुकेशन जो है वे एक्टिविटी बेस्ड हो। 2005 के एनसीएफ में जिसका थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ था उसमें भी खास तौर पे मेमोराइजेशन पे, स्मृति पे भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया था और उसमें जो कुछ करिकुलर स्ट्रक्चर की बात हो रही थी उसमें जो एक खास तौर पे हम देखते हैं कि उस समय इनडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है उसको इंटीग्रेट किया गया था और सीसीई पे उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस भी दिया गया था। असेसमेंट और एग्जामिनेशन में उसमें एक सुधार करने के लिए एक बड़ी कोशिश भी की गई थी, बहुत दिन तक ये लागू भी था। आज भी बहुत से स्कूलों में अभी तक वो पुराना जो कह सकते हैं कि ट्रेडिशन के तहत आज भी असेसमेंट का तरीका जो उसी एनसीएफ में आया था वो सीसीई पे बहुत जोर दिया गया था, यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन की बात कही गई। उसमें करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज को भी शामिल किया गया था। फिर 2005 के एनसीएफ में अगर हम गौर करते हैं तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट की बात की गई थी और उसी वक्त जो लैंग्वेज की बात आ रही थी कि बच्चों का जो 3 भाषा या 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है उस पर बहुत ज्यादा फोकस दिया गया था। खास तौर पे मल्टीलिंग्वलिज्म की बात कही गई थी। 2005 में भी इस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हुए कि बच्चे अपने लैंग्वेज में दक्ष होते हैं, लिहाजा टीचरों को भी थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया जाना चाहिए। उस एनसीएफ में टीचर के लिए भी कुछ जरूरी चीजों को
दर्शाया गया था, खास तौर पे कि टीचर के बारे में ये कहा गया था कि टीचर को अपनी सोच को भी बदलना है और टीचर जो है वो सेंटर्ड एजुकेशन था। अब उसमें एक तब्दीली लाके टीचर को ये कहा गया था कि ये प्रपोजल जो आया था लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन होना चाहिए। फ्लेक्सिबल एक प्रोसेस को अपनाया गया था, जो टीचर एक स्टेबल कह सकते हैं कि डिजाइन जो था पहले से, अब उसमें यह कहा गया था कि नहीं, अब इसमें एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस को हम अपना सकते हैं। टीचर का उसमें बहुत ज्यादा जो रोल हुआ करता था कि टीचर डायरेक्शन और डिसीजन लेता था, उसमें एक जो आजादी दी गई थी कि टीचर के साथ साथ लर्नर जो है उसकी ऑटोनॉमी की भी बात कही गई। फिर उस एनसीएफ में जो खास तौर पे टीचर के लिए जो गाइडेंस और मॉनिटरिंग की बात थी, एक नया टर्मिनोलॉजी आया था टीचर के लिए कि वो एक फैसिलिटेटर की तरह से बच्चों के साथ पेश आए। मतलब ये कि वो सपोर्ट और इनकरेज करे बच्चों को। फिर एक और भी टीचरों के लिए एक प्रपोजल आया था, वो ये कि लर्निंग विद इन द क्लासरूम या फोर वॉल ऑफ जो क्लासरूम का मामला था, तो उसमें एक तब्दीली आई और एक प्रपोजल आया था, वो ये कि टीचर जो है वो नॉलेज के बारे में ये कहा गया था कि लर्निंग विद इन द वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी क्लासरूम से बाहर भी अब निकालने की, स्कूल के बच्चों को निकालने की बात थी कि क्लास तक ही वो महदूद सोच ना रखे, बल्कि क्लास के बाहर भी वो ब्रॉड सोच रखे बच्चे। और इस एनसीएफ पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, अभी डिस्कशन करेंगे कि इस एनसीएफ में भी बच्चों को अराउंड द वर्ल्ड की बात कही जा रही है। फिर इसमें एक खास तौर पे उस एनसीएफ को अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें, जो टीचरों के लिए जो गाइडलाइन दिया गया था कि नॉलेज एज गिवन एंड फिक्स्ड था, लेकिन इस एनसीएफ में आप देखेंगे कि बहुत इसमें फ्लेक्सिबल ऑटोनॉमी की बात कही गई। उस वक्त एक प्रपोजल जो आया था कि नॉलेज एज इट्स इवॉल्व एंड इट क्रिएटेड, अपने से वो क्रिएट कर सकते हैं बच्चे, अपने से वो सीख सकते हैं, उनके अंदर एक सोच होनी चाहिए। फिर इसमें उस एनसीएफ की अगर हम बात करें तो टीचरों के लिए जहां डिसिप्लिनरी फोकस की बात कही गई थी, तो वहां पे एक मशवरा दिया गया था कि मल्टी डिसिप्लिनरी फोकस पे जोर दिया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि उस एनसीएफ में और इस एनसीएफ में अभी जो टीचरों के लिए एक करिकुलम तो नहीं आया है, क्योंकि 2009 के टीचर करिकुलम को ही हम फोकस कर रहे हैं। यहां पर भी एक जबरदस्त परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है। अब इसमें जो खास तौर पे हम देख रहे हैं कि इस एफएलएन में जो निपुण भारत की बात कही गई है कि निपुण भारत को एक डिजाइन करने के लिए जो फ्रेमवर्क दिया गया था, उन्होंने दो चीजों पे फोकस किया है ईसीसीई पे। खास तौर पे आप देखेंगे कि फाउंडेशनल लिटरेसी की भी बात है और फाउंडेशनल न्यूमेरेसी की भी बात है। निपुण भारत ने बहुत स्पष्ट रूप से इस चीज को कहा है कि टीचर चाइल्ड शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द लेटर। अगर नीचे क्लास में हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बहुत जो रिपोर्ट तशवीशनाक हमारे सामने आया है और आता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक लेटरों की पहचान वो सही से नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए लिटरेसी के लिए जो एक क्राइटेरिया को तय किया गया है कि हमारा लिटरेसी क्लास 3 तक, जैसे निपुण भारत ने कहा है कि 2026-27 तक ग्रेड 3 में आते आते बच्चे के अंदर एक कॉम्पिटेंसी भी आ जाए, एक फ्लुएंसी भी आ जाए। हालांकि अभी इसमें थोड़ा सा एक चेंजिंग भी हुआ है कि अब ग्रेड 3 को हटा के ग्रेड 2 तक की बात कही जा रही है। तो उसमें किस चीज की चेंजिंग हम देखना चाह रहे हैं, निपुण भारत ने किस चीज पे फोकस किया है, यहाँ पे हमें देखने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। खास तौर पे अगर न्यूमेरेसी की अगर हम बात करें तो निपुण भारत ने कहा है कि चाइल्ड शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द नंबर। बच्चों के साथ ये चीज भी होता है, पहाड़ा तो वो पढ़ लेता है, गिनती तो वो गिन लेता है, लेकिन नंबर की जो पहचान है वो सही से नहीं कर पाता है। दूसरी बात जो है
फाउंडेशनल लिटरेसी में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे बच्चों के लिए कहा गया है कि चाइल्ड जो है वो शुड बी एबल टू रीड एंड राइट विथ कंप्रहेंशन। अभी इसी बात पे बहुत ज्यादा फोकस भी दिया गया है, खास तौर पे कि बच्चों के अंदर वो कॉम्पिटेंसी, वो दक्षता आ जाए कि बच्चे ग्रेड 3 तक आते आते उनके अंदर एक फ्लुएंसी हो जाए, बेझिझक वो बोलना शुरू कर दे। और आपने भी देखा होगा कि जो अभी करिकुलम जो डिजाइन किया जा रहा है, चाहे वो फाउंडेशनल स्टेज का हो, चाहे वो स्कूल एजुकेशन का हो, उसमें बहुत सारा बहुत क्लियर लर्निंग आउटकम को भी वहां पे डिफाइन किया गया कि हम किस चीज को और कौन क्लास आते आते बच्चों के साथ कौन सा लर्निंग आउटकम को हम हासिल करना चाहते हैं। फिर इसमें आगे देखेंगे कि इसमें निपुण भारत में भी फाउंडेशनल स्टेज में 3R पे बेस्ड जो है एक फॉर्मूला को दिया गया, खास तौर पे कि बच्चे रीडिंग, राइटिंग और जो अर्थमेटिक स्किल है वो क्लास 3 तक उसका वेरी क्लियर होना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि इस FLN में जो 5 पिलर की बात कही गई है, उसमें पहली जो बात है एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। और आप देखेंगे कि बहुत जगह इसमें इनिशिएटिव भी लिया गया है कि बहुत एजुकेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत से गवर्नमेंट के स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान भी दिया जा रहा है। स्कूल को बहुत अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है ताकि वो अट्रैक्शन रहे, बच्चे आए तो उनका दिल भी लगे। और इसके लिए बहुत से, अगर आपने देखा होगा कि अभी दिल्ली वगैरह में भी जो एक मॉडल चला था बाला का, कि बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड की तरह से झारखंड गवर्नमेंट ने भी इस तरह का एक इनिशिएटिव लिया, वाल एज ए लर्निंग एड। दूसरी जो बात ये कही गई थी जो कि एसेस टू एजुकेशन, जो FLN का जो दूसरा पिलर है। तीसरी जो बात इसमें कही गई है कि जाहिर है कि एजुकेशन के लिए बच्चों का सिर्फ एजुकेशन की गवर्नमेंट बात नहीं करती है, बल्कि जो अर्ली चाइल्डहुड में उनके हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और इसीलिए ये कहा भी जा रहा है कि हेल्थ एंड वेल बीइंग, बच्चों का एक प्रॉपर चेकअप भी हो रहा है। और आपने देखा होगा कि कहा भी जाता है कि एक जो रिपोर्ट या न्यूरो साइंस भी ये कहता है कि जो बच्चे लगभग 5 साल की उम्र तक आते आते उनका लगभग 85% जो उसका ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है। तो जाहिर है, और एक कहावत भी है कि अगर स्वस्थ, कह सकते हैं कि शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो हेल्थ अगर उनका अच्छा हो तो पढ़ने लिखने में भी दिल लगेगा। और आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल में एक बड़ा जो स्कीम अभी चल रहा है, खास तौर पे MDM में भी, उसमें बहुत ज्यादा चेंजिंग किया जा रहा है कि उसमें भी कह सकते हैं कि खाना पीना के अलावा जो प्रोटीन या न्यूट्रियस में भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यानी उसमें रेगुलर आप देखेंगे कि हेल्थ चेकअप की भी बात हो रही है, रेगुलर हेल्थ चेकअप की भी बात हो रही है, और गवर्नमेंट भी इसमें बहुत ज्यादा ध्यान भी दे रहा है। तीसरी जो चीज है कि ये जो प्री स्कूल का जो कॉन्सेप्ट आया है, और इस बार के जो NCF में फाउंडेशनल स्टेज में, मैं आपको बहुत स्पष्ट ये बताना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ जो विमेन जो चाइल्ड के तहत था, अब ये डायरेक्ट बदल के बाद, अब चूंकि NEP 20 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये बात आई है कि ये डायरेक्ट जो है अब HRD को अब मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का नाम बदल दिया गया है। और इसी के तहत अब जो है वे एक ECCE को भी उसमें शामिल किया गया। तो आपने देखा होगा कि अभी ECCE के तहत अभी गवर्नमेंट स्कूल में भी ये कंसेप्ट आया है कि बच्चों को अगर 5+3+3+4 जो स्ट्रक्चर की बात है, तो उसमें जो 5 जो एज ग्रुप है, ये पहला जो है कह सकते हैं हम कि जो करिकुलम है जिसमें ये कहा गया है कि ये 5 साल की उम्र, 3 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक के बच्चों को एक ही अम्ब्रेला के तहत रखा गया है, या इस पे फोकस करने की बात है। और इस पर जो है वो बहुत ज्यादा डिस्कशन भी हुआ। इस पे खास तौर पे ये बात कही गई कि अगर वो बच्चे जो है वे बुनियादी तौर पे उस एज में, अगर 3 साल की उम्र में ही अगर वो स्कूल आना शुरू कर देते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि इसमें NCF में जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में एक नया टर्म दिया गया है, वो है बाल वाटिका, या इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्री स्कूल की बात है। यानी उस स्कूल से सटा ही हुआ उस एक बिल्डिंग को डेवलप करने की भी बात है। और बहुत सारे स्कूल में ये पहले से भी चल रहा है। तो उस एजुकेशन में भी खास तौर पे इस ECCE में भी जो ये कहा गया है कि 3 साल के बच्चों से ही उसकी परवरिश जो है की जाएगी 18 साल में। उसके बाद
उन्होंने कहा है कि अगर 3 साल के बच्चों को सही से वहां पे एजुकेशन दिया जाए तो आप देखेंगे कि इसके आउटकम जो है वो बाद में नजर आएगा। अब इस सिलसिले में आपने देखा होगा कि खास तौर पे इस एफएलएन पे जो जोर दिया गया इस एनसीएफ में, तो ये कहा जाता है कि सबसे पहला इसका जो कॉन्सेप्ट जो आया था वे 16 दिसंबर 2021 को कि एफएलएन पे फोकस किया जाए। एक रिपोर्ट आई थी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की, और उन्होंने एक प्रपोजल दिया था जिसके चेयरमैन गालिबन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि ये 3 चीज अगर बच्चों की मजबूत हो जाए, वे ये है कि बेसिक रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिकल स्किल अगर बच्चों की अच्छी हो जाए तो वो बच्चे जो है यकीनन उनके अंदर एक बेहतरीन कह सकते हैं कि तालीम के साथ साथ उनके अंदर एक क्वालिटी एजुकेशन भी, जिसका हम कल्पना कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट चाह रही है, वो आ सकता है। और इसी के लिए उन्होंने 3 चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया। वो ये है कि 3 इन्होंने गोल को रखा है निपुण भारत ने, जिसमें पहला जो उनका गोल है वो गुड हेल्थ एंड वेल्थ बीइंग, यानी इसको हम कह सकते हैं हेल्थ एंड वेल बीइंग की भी बात करता है। ये कहा जा रहा है कि बच्चे अगर अच्छे स्वस्थ होंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो इससे सोशियो इमोशनल लर्निंग, जो इस एनसीएफ का जो एक बड़ा अच्छा थीम है जिसको हम सेल भी कहते हैं, सोशल एजुकेशनल लर्निंग की बात है। अब इसमें इमोशनल लर्निंग की भी बात है। अब इसमें एक और जो टर्म आया है, इसको अभी बनाया गया है, वो ये है सील किया गया है, यानी सोशल इमोशनल एंड इथिकल लर्निंग की बात आप करेंगे कि बच्चों को अगर बेसिक क्लास में ही, कम एज में ही अगर उनके अंदर वैल्यूज को डाल दिया जाए, अगर उनके अंदर इथिक को डाल दिया जाए, तो वे बच्चे अच्छे चल के एक बेहतरीन सिटीजन बन सकते हैं। फिर उन्होंने इस पे जो जोर दिया है, जो दूसरा इनका लक्ष्य है वो ये है इफेक्टिव कम्युनिकेटर की बात है। वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर की बात अगर ये है कि अगर बच्चे जो है बेहतरीन से अगर संवाद करने लगे, तो उससे उसके हिंदी और इंग्लिश जो 2 लैंग्वेज है, या कम से कम उनकी जो अपनी मातृभाषा है या मदर टंग है, और जो दूसरा लैंग्वेज जो L1 L2 की हम बात करेंगे आगे चल के, तो वो एक मजबूत भी होगा। तीसरी जो बात है, तीसरा जो उनका जो लक्ष्य है, जिस पर बहुत ज्यादा जो ध्यान दिया गया, वो ये कि अगर बच्चे का हेल्थ बेहतर हो, इफेक्टिव कम्युनिकेटर हो, तब जाके वे बच्चे इन्वॉल्व लर्नर भी हो सकते हैं, और बच्चे जो है अपने वातावरण को जोड़ते हुए सीखने की प्रक्रिया में भी वो शामिल होगा, और खासकर जिस न्यूमेरिसी की हम बात करते हैं, उस न्यूमेरिसी को भी हम हासिल कर सकते हैं। तो खास तौर पे अगर हम देखेंगे कि इसमें जो है मैथमेटिकल थिंकिंग की भी बात कही गई है कि हमारा मैथमेटिकल थिंकिंग कैसा हो, इसमें कुछ लक्ष्य दिया गया है। खास तौर पे इसमें जो न्यूमेरिसी की बात कही गई है कि बच्चों के अंदर नंबर जो सेंस है वो डेवलप हो जाए। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग आज भी अगर हम देखते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि बच्चों के साथ एक बड़ी न्यूमेरिसी का मामला है कि बच्चे का कंसेप्ट अगर फाउंडेशन लेवल पे अच्छा नहीं होता है, तो वो हमेशा वो गलती करते जाते हैं। जैसे हिंदी में ये कह सकते हैं स्थानीय मान, अगर वो 5 और 6 11, वो तो मालूम है उसको, लेकिन अगर उसमें हासिल कितना हो रहा है, अगर वो न्यूमेरिसी अगर सही से नहीं बचपन में दिया जाए, तो वो एक गलती बार बार वो करने लगते हैं, जिसको हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहते हैं। फिर इसी के साथ साथ लैंग्वेज की भी बात कही गई है कि इस करिकुलम जो एक्सपेक्टेशन है हमारे साथ, करिकुलर जो एक्सपेक्टेशन है, इसमें जो खास तौर पे कहा गया है पेडागोजी में कि रीडिंग विथ कंप्रहेंशन के साथ बच्चे पढ़ तो रहे हैं, पास कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो एक कंप्रहेंशन आना चाहिए, जो फ्लुएंसी आना चाहिए, वो फ्लुएंसी नहीं आ पा रहा है। इसके लिए जो एक लर्निंग गैप है, लर्निंग गैप को पाटने की कोशिश इस पे और फोकस बहुत ज्यादा किया गया है। इसके लिए खास तौर पे एफएलएन में स्कूल जो प्रिपरेशन मॉडल की भी बात कही गई है, यानी एसपीएम की, कि ये एसपीएम जो है वो क्या कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा क्योंकि ईसीसीए पे एक किताब आया है, वो ये है कि बच्चे जो है पहला क्लास, जैसे फाउंडेशनल लेवल स्टेज में पहला क्लास प्रवेश करने से पहले बच्चों का एक पैकेज जो झारखंड में भी नूपुर के नाम से चल रहा है, यानी बच्चों को पहला क्लास, जैसे पहले हम लोग ये करते थे कि बच्चे जब एडमिशन ले लेते थे तो सीधे उसको हम लोग लिखने के लिए आमादा कर देते थे, लेकिन इसमें ये कहा गया कि नहीं, 3 महीना उससे कलम कॉपी से दूर रखा जाए,
यानी बच्चों को प्लेवे मेथड से खेल खेल में शिक्षा दी जाए। इसीलिए वो एक मॉड्यूल जो तैयार किया गया है 3 मंथ, जो एक बेस मॉडल जो है इस पे तैयार किया गया है, यानी उसको हम कह सकते हैं कि एक्टिविटी और वर्कशीट की बात कही गई। यानी इसमें आप देखेंगे कि 1 तक और 2 तक किसी रिटन टेस्ट की बात नहीं कही गई, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात जरूर कही गई है। फिर इसमें अगर आप देखेंगे कि बच्चों के साथ जो एक थिंकिंग स्किल की बात कही गई कि बच्चों को थोड़ी सी आजादी दे दी जाए तो उनके अंदर जो स्किल है, जो थिंकिंग स्किल है, वो खुद डेवलप होगा। यानी पहले से जो माइंड सेट है बच्चों के अंदर वो खत्म होते हुए, जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम मैथ की बात करें तो एक थिंकिंग जो स्किल की बात की जा रही है कि मैथ में अगर हम बच्चे को ये कर दें तो 7 + 1 = 8, ये पहले से ही है। लेकिन वो अगर बच्चे देखेंगे कि 8 जो है वो 8, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, खास तौर पे अगर आप देखेंगे कि 7 + 0 = 7, लेकिन उसमें अगर ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो कुछ बच्चे ऐसे भी हुए जिसको ये भी आएगा तजुर्बा कि 3 + 4 = also 7, 5 + 2, और उससे भी अगर हाई थिंकिंग की अगर हम बात करें तो कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर 9 - 2 = भी 7। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ग्रुप डिस्कशन पे बहुत ज्यादा फोकस, यानी बच्चों को खेल खेल पे यहाँ पे थोड़ा सा ये किया गया कि बाल वाटिका में बच्चे जो है वो टीचर क्या होगा कि सिर्फ उसको गाइड करेंगे, तो इस पर बहुत ज्यादा जोर भी दिया गया। इसमें इसके लिए जो है वो कुछ कंपोनेंट भी तैयार किए गए हैं जो खास तौर पे अगर हम देखते हैं, वे अगर पढ़ाई की अगर हम बात करें तो बच्चों के अंदर जो निपुण भारत ने जो इस बार तय किया है खास तौर पे कि बच्चों के अंदर लैंग्वेज में खास तौर पे 9 जो कॉम्पिटेंसी की उन्होंने बात कही है कि 9 कॉम्पिटेंसी जो है वो बच्चों के अंदर आ जाना चाहिए, अब बिल्कुल आना चाहिए। और इसी तरह से उन्होंने मैथ के लिए भी कुछ कॉम्पिटेंसी को तय किया है कि मैथ में भी जो खास तौर पे बच्चे के अंदर जो 5 और 5 जो कॉम्पिटेंसी की बात है उस पर भी उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। इस तरह से अगर हम देखते हैं कि बच्चों को सिखाने के लिए एक नया टर्म की बात हो रही है, जिस तरह से मैंने भी आपको टीचर के बारे में बताया कि बच्चे के लिए ये कहा गया है कि टीचर क्या कर सकते हैं उसमें कि एक हैंड होल्डिंग का काम कर सकते हैं, जिसका एक नया टर्म कहा गया है, इसके फोल्डिंग की बात है लिटरेसी में, कि जो बच्चे हैं यानी अगर समझने में बच्चों को कुछ दिक्कत हो रहा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए टीचर जो है वो काम आ सकते हैं। तो इसीलिए और फिर इसमें जो एक अहम जो चीज कहा गया है खास तौर पे कि ये पढ़ाने का जो एक टेक्निक है कि कोडिंग और डिकोडिंग की भी बात आ रही है कि कोडिंग और डिकोडिंग से भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसमें जो खास तौर पे इसमें कॉम्पिटेंसी की जो बात आ रही है कि उसमें खास तौर पे जो निपुण भारत ने कहा है कि क्लास 3 आते आते बच्चों के अंदर जो की कंपोनेंट है लिटरेसी का, उसमें सबसे अहम जो चीज है तो ओरल लैंग्वेज का डेवलपमेंट बच्चों के अंदर आ जाना चाहिए लिटरेसी में। दूसरी बात यह है कि बच्चों के अंदर फोनोलॉजिकल अवेयरनेस भी आना चाहिए। तीसरी जो चीज है उस उन्होंने कंपोनेंट को जो किया है कि बच्चों डिकोडिंग, जैसे अगर कोई चित्र है चित्र के माध्यम से वो बहुत क्लियर कर ले कि ये अगर घर है, घर का अगर हम चित्र देते हैं, आम का चित्र देते हैं, उसको चिन्हित करके वो बता देंगे कि ये आम है, और वो बच्चे जो है वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसको बता दें। चौथा जो उन्होंने कंपोनेंट को जो तय किया है खास तौर पे वो ये है कि वोकेबुलरी पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे जो पांचवा कंपोनेंट उन्होंने कहा है कि रीडिंग कंप्रहेंसिव, अगर थोड़ा सा इस पे गौर करें, नीचे क्लास के जो टीचर पढ़ाते हैं, माफ कीजिएगा खास तौर पे, तो उसमें आप देखेंगे कि हमारा जो है वे कह सकते हैं कि बच्चों के साथ जो रवैया होता है वो बहुत ज्यादा उलट होता है। इल्ला माशाल्लाह बहुत ऐसे टीचर हैं कि सीधे कुछ आते हैं बच्चों के साइकोलॉजी को, उसके बाद उसके कह सकते हैं कि उसके इंटेंशन को समझते हुए उस ढंग से पढ़ाते हैं। लेकिन आमतौर पे अब तक जो हमारा एक परंपरा रहा है, एक ट्रेडिशन रहा है, वो खास तौर पे देखते हैं कि हम जैसे ही बच्चे आते हैं और उसके कॉपी में लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये रीडिंग जो कंप्रहेंशन है ये पांचवा कॉम्पिटेंसी के रूप में निपुण भारत ने तय किया। फिर इसके साथ साथ जो छठी वो बात इसमें कही गई है कि अगर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा तो बच्चों के अंदर नेचुरली आप देखेंगे कि रीडिंग जो है वो फ्लुएंसी भी आने लगेगा, यानी बेझिझक बच्चे पढ़ना शुरू भी कर देंगे। फिर इसके लिए एक और जो कॉम्पिटेंसी को उन्होंने कहा है
कि बच्चे की पढ़ाई को कैसे इंटरेस्टेड बनाया जाए, तो उसने जो कहा है वो ये है कि बच्चे के अंदर एक जो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कंसेप्ट ऑफ प्रिंट की भी बात कही है। आम तौर पे आप देखते होंगे जो नीचे क्लास पढ़ाते हैं कि हमारा जो क्लास है वो जॉयफुल कैसे हो और मजेदार कैसे हो। इसके लिए अभी बहुत सारे क्लासों में इस बात पे भी बहुत जोर दिया गया है कि हमारा क्लास जो है वो बिल्कुल जो है वो एक प्रिंट रिच हो। प्रिंट रिच अगर हमारा वातावरण हो, आनंददायी कक्ष हो, अगर स्टूडेंट कॉर्नर हो वहां पे जहां बच्चे आसानी से वे अपने मन पसंद की किताबें पढ़ सकते हो, जहां बच्चे आसानी से कह सकते हैं कि वो प्रिंट तक पहुंच सकते हो, वो अपने मुताबिक जो है बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो उनका जो है वो कंसेप्ट बिल्कुल शुरू से ही क्लियर रहेगा। आठवीं जो चीज इसमें ये कहा गया है जो की कंपोनेंट में, वो है राइटिंग की बात है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो राइटिंग की बात है, आज फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी पे इतना फोकस और इतना जोर देने की बात इसलिए है कि आज हमारा फाउंडेशन ही बहुत बच्चों का मजबूत नहीं है, जिस वजह से उनके अंदर कॉम्पिटेंसी जो है वो आगे चलकर नहीं आ पाता है। इसीलिए जो राइटिंग जो स्किल है वो 8वें डाउन पे हम देखते हैं कि की कंपोनेंट के 8वें डाउन पे रखा गया। और अगर ये 8 स्किल अगर उनके अंदर आ जाएगा तो नेचुरली जो है वो बाद में जो एक माहौल बनेगा जिसको कह सकते हैं कल्चर ऑफ रीडिंग, इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स द रीडिंग, तो बच्चे पढ़ना भी शुरू कर देंगे। इसी तरह से आप देखेंगे कि मैथ के लिए भी कुछ प्लानिंग किया गया है। खास तौर पे अगर आप देखेंगे कि मैथ का भी एक फॉर्मूला जो दिया गया है कि मैथ में भी 5 कंपोनेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। और उसमें पे अगर आप देखेंगे कि जो बच्चों के अंदर प्री नंबर जो कंसेप्ट है, उसके बाद जो नंबर और ऑपरेशन नंबर एफएलएन पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग बच्चों के अंदर अगर बुनियाद में ही पड़ जाए, नीचे ही क्लास में पड़ जाए, तो बच्चे के अंदर फिर डिसेबिलिटी कम होने का चांस है। फिर मेजरमेंट एंड डेटा हैंड होल्डिंग की बात है, पैटर्न की बात है, आंकड़ों की बात है। ये बच्चों के अंदर अगर ईसीसीई में, अर्ली चाइल्डहुड में अगर पड़ जाए तो वे बच्चे फिर आगे चल के इस तरह की गलती नहीं करेंगे। और इसमें जो खास तौर पे आप देखेंगे कि इसमें कुछ स्किल को डेवलप करने के लिए जो न्यूमेरेसी की बात कही गई है मैथ में, कि वो बच्चों को थोड़ा सा एस्टिमेशन की भी बात कही गई कि बच्चे अनुमान लगाए बच्चों। और फिर बच्चों के अंदर जो है वो अगर अनुमान वो लगाते हैं बच्चे, तो उनके अंदर ये कहा गया है कि बच्चों को थोड़ा सा आजादी दिया जाए। खास तौर पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी बात कही गई। फिर इसमें इस एफएलएन में विजुअलाइजेशन की भी बात कही गई कि बच्चे दृश्यकरण कर सकते हैं, और उसके बाद बच्चों को अगर आजादी मिले तो फिर आप देखेंगे कि उसका एक रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। और फिर अगर वो रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा ढंग से कर रहे हैं बच्चे, तो आप देखेंगे कि एक मैथमेटिकल जो कम्युनिकेशन है बच्चों के अंदर भी वो आएगा। और फिर बच्चों को इस एफएलएन में जो खास तौर पे जो इस करिकुलम फ्रेमवर्क में ये कहा गया है कि उनको थोड़ी सी आजादी भी मिलनी चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, और फिर जनरलाइजेशन की बात भी कही गई। तो अब ये कर इसको कंक्लूड कर लीजिए। सर आपने इतने इतने अच्छे तरीके से एनसीएफ के बारे में बताया और सारी चीजों के बारे में बताया। तो सर जो पढ़ने लिखने वाला काम लिटरेसी का बता रहे थे, तो सर ने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट किया कि लिटरेसी से भी पहले जो हम काम करते हैं उसको अर्ली लिटरेसी में ले सकते हैं। सर जिस तरीके से बता रहे थे कि क्लासरूम में प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए। अच्छा सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत चीज हाईलाइट कर रहे थे, तो मैं ये चीज जोड़ना चाह रहा था कि क्लासरूम में जो भी टीचर्स हैं वो इस हड़बड़ी में नहीं रहे कि बच्चों को लिखाना ही मतलब सिखाना है। पहले खासकर ओरल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा काम किया जाता है, क्योंकि रिटन वाली चीज जो है ना वो इनबिल्ट उसके अंदर में ही मतलब होती है। और मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ग्रुप में एक टीचर की डायरी शेयर की है जो हेमरज भट्ट है। मतलब मैं थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड बता देता हूँ। वो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का स्कूल है उत्तराकाशी में, वहां पहुंचते थे। अभी वो जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी आदत क्या थी कि वो स्कूल में जाने से पहले हर दिन अपना एक पेज का रिफ्लेक्शन लिखते थे। डायरी किसी तरह अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के हाथ लग गई, उन्होंने क्या क्या उसको छपवा ही दिया। मतलब तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार उसको पढ़ना चाहिए। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो आपकी जिंदगी है, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया था। बाकी आप उसको पढ़ के एक्सप्लोर कीजिए। मतलब अब मैं क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन ओपन कर रहा हूँ। किसी भी साथी का कोई सवाल हो प्लीज पूछिए। हाँ बिल्कुल जी सर, जी हाँ, नहीं बोलिए सर, कुछ जोड़ना चाह रहे तो सरफराज सर। नहीं, मैंने ये कहा कि ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का जो
एक जो डिजाइन आया है जिसमें मैंने कहा भी था कि खास तौर पे ECCE और एक जो स्कूल एजुकेशन पे, चूंकि दूसरे दिन आपने कहा था कि उस पर दूसरे दिन ये किया जाएगा। टीचर एजुकेशन पे तो अभी इस बार एनसीएफ में बात नहीं आई है और एडल्ट एजुकेशन पे भी बात नहीं आई है। लेकिन चूंकि अभी जो रिसेंटली एनसीएफ में जो आया है वो बात खास तौर पे स्कूल एजुकेशन पे, वो एक लंबी बात, चूंकि ये नीचे फाउंडेशनल क्लास की भी बात थी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में क्लास 5 ये उम्र 5 साल की उम्र के बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम कैसे तालीम दे सकते हैं, उसमें एक विस्तृत जो है इसमें जानकारी शेयर किया गया। और अगर आप देखेंगे कि इसका जो एक स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 में, तो उसमें एक ग्रुप है, तो ये एक फाउंडेशनल स्टेज की भी बात है। अगर हम आगे की चलेंगे, प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है, उसमें जिस तरह का ये है, तो उसके लिए ड्राफ्ट का डिजाइन जो है वो बिल्कुल अलग किया गया। इसीलिए हमने सिर्फ FLN पे आधारित अपनी बात को रखा। जी सर, आपने बहुत इम्पोर्टेंट, सर आपने बहुत सारे चीज इम्पोर्टेंट हाईलाइट किया है सर। हाँ, साथी का सवाल है, शाहिद साहब पूछिए सवाल सर से। जी, मेरा सवाल ये है कि एनएफसी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहा हूँ मैं, कि आमतौर पर देखा ये जाता है कि सीबीएसई में इंग्लिश के लिए सिर्फ एक ही है, लिटरेचर एंड लैंग्वेज, एक ही पेपर होता है। लेकिन चूंकि हमारी जो सराउंडिंग है वो सभी स्कूल लिटरेचर और लैंग्वेज की अलग अलग बुक रखी है, इससे स्टूडेंट को फायदा पहुंच रहा है या नुकसान पहुंच रहा है, इसका असेसमेंट बहुत मुश्किल होता है और किसी इसमें आ नहीं पा रही है, क्योंकि एनसीएफ जो है वो दूसरी चीज है, प्रैक्टिकल दूसरी चीज हो रही है। जी, इसके बारे में जानना चाह रहे थे। असल में जो एनसीएफ की अगर आप बात करें शाहिद साहब, तो इसमें ये देखा जाए तो खास तौर पे जो कि ये जो मैंने बात कही, बेसिकली इसमें जो है वो गवर्नमेंट स्कूल को सामने रखते हुए इस तरह के करिकुलम का डिजाइन किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की जो सूरत हाल है और जो प्राइवेट स्कूल की या पब्लिक स्कूल की सूरत हाल है बिल्कुल अलग है, बहुत हद तक अलग है। गवर्नमेंट स्कूल में जो है एक लर्निंग यहाँ जो आपके जो है लिसनर हैं, आपके जो क्राइसिस है वाले हैं जी, शाहिद साहब सर को अपनी बात खत्म कर देने दीजिए, फिर आप जोड़िए, बोलिए सर। हाँ बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही कहना है, लेकिन चूंकि मैंने ये कहा कि इस डिजाइन से या इस करिकुलम फ्रेमवर्क का अगर आप मुताला करें तो उसमें बहुत सारी पब्लिक स्कूल की भी बात कही गई है। गवर्नमेंट स्कूल को कैसे बूस्टअप करने की के लिए जो है ना, आइंदा 2030 में क्या एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उस पर कल हम लोग इंशाल्लाह आएंगे। और फिर 2040 में इसका रिव्यू करने की बात आई है कि गवर्नमेंट जो है वो जाहिर है कि अभी आपने देखा होगा कि पेंडेमिक सिचुएशन में 5 करोड़ से ज्यादा जो बच्चे हैं वो लर्निंग क्राइसिस से गुजर रहे थे, तो उसको जो है वो सही ट्रैक पे लाने के लिए इस तरह के करिकुलम को डिजाइन किया गया। और मैंने इसीलिए इसका थोड़ा सा तारीफ भी किया कि इस चीज तो बहुत ज्यादा ये किया गया। तो अब इसमें जो खास तौर पे ये किया गया था वो ये है कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की भी बात हो रही थी। और लिटरेसी और न्यूमरेसी में कि अगर बच्चे जो है, जिसमें एक हिंदी जो शब्द आता है कि बच्चे का अगर शुरू में ही अगर सूबोपली जो हिंदी में कहते हैं, यानी सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, तो सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना की अगर सही आदत आ जाए तो वो बच्चे जो है वो किसी तरह की गलती नहीं करेंगे, वो आगे। और इसी तरह से मैंने जो कुछ कंपोनेंट की बात कही थी मैथ की भी, कि बच्चों के अंदर अगर ये 5 कंपोनेंट आ जाए तो वो फिर आगे गलती नहीं करेंगे। अब आप देखेंगे कि इसमें मैथ के भी जो टीचर हैं वो तरह तरह के इनोवेशन और वो कह सकते हैं कि प्लानिंग भी करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि मैथ में भी इसमें एक प्लानिंग किया गया, बात नहीं थी क्योंकि हम थोड़ा सा डाइव हो गए थे, तो आप देखेंगे कि 5P का एक कॉन्सेप्ट आया। अब 5P में आप देखेंगे कि पहला जो है बच्चों के लिए वो ये है कि वो प्रिपरेशन की बात है, फिर उसमें देखेंगे कि प्ले की बात है ना, उसके बाद प्रैक्टिस की बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है, ये बहुत तरह के जो है ना वो इनोवेशन और आइडियाज है। तो लेकिन बेसिकली जो हमारी गुफ्तगू जो है वो बहुत कमजोर और गवर्नमेंट स्कूल पे फोकस था, ये आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन प्राइवेट स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह के वहां पे देखिए बहुत सारे ऐसे जो हैं, हम तो ये भी देखते हैं कि बहुत गवर्नमेंट स्कूल में वो इस तरह के जो है वे करिकुलम फ्रेमवर्क का जो डिजाइनिंग किया गया है, वो देखेंगे कि ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में फर्स्ट जनरेशन लर्नर की बात आती है। लेकिन आपके यहाँ तो और प्राइवेट स्कूल में, पब्लिक स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है, वहाँ गार्जियन भी बहुत पढ़े लिखे रहते हैं, कंसर्स रहते हैं, इसलिए वो जो फाउंडेशन की बात जो है बहुत हद तक मजबूत रहती है, वहाँ इतनी कमजोर नहीं रहती। नहीं, तो मेरा सवाल ये था कि जो हम लोग जो स्प्लिट कर दिए लिटरेचर और लैंग्वेज को, ये क्या बच्चों के लिए फ्रूटफुल है या नहीं है,
या बस जैसे चल रहा है हम लोग उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल के? नहीं ये देखिए, सब मैंने सर, मैंने मैं- मैं, मैंने तो ये कहा कि वो तो आपके फ्रूटफुल है, लेकिन आपको यहाँ पे ये देखना है कि वो बच्चे जो है ना, वो कहीं सिर्फ जो है ना रोट मेथड से हट के अगर उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ रहा है आपकी पढ़ाई से, सिलेबस से, तो फ्रूटफुल है आपके लिए। बच्चे के अंदर ओके अगर अंडरस्टैंडिंग आ रहा है तो बेहतर है, फ्रूटफुल है वो आपके लिए। हम तो ओके, थैंक आखिर ये चाहता क्या है, निपुण भारत भी यही चाह रहा है, एनसीएफ भी यही चाह रहा है कि बच्चों के अंदर जो है वो एक ओरल जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ साथ वो राइटिंग स्किल भी डेवलप हो, है ना, और उसके बाद जो है कम्युनिकेशन स्किल भी, स्किल तो कई है, वो सारा चीज जो है ना उसके अंदर डेवलप होना चाहिए। शुक्रिया। सर मैं एक चीज जोड़ देता हूँ साई सर में। साई सर जो बात आप हाईलाइट, लेकिन एक बार आप लर्निंग आउटकम्स देख लें जो एनसीईआरटी का है, हर क्लास का जो है ना बच्चे का जो लेवल है उसका एलोज अलग अलग है, तो वो आप देख सकते हैं सर। जैसे बार बार कह भी रहे कि कंपटेंसी आना चाहिए फिल में, इस तरह से जी। और किसी के साथी का सवाल है और कोई? देखिए, एक चीज मैं थोड़ा सा बीच में इंटरवीन करते हुए, शाहिद साहब, मैंने चूंकि नीचे की क्लास में आप जो अभी फरीद साहब जो बता रहे हैं, एनसीईआरटी की किताबों में ये बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है कि क्या क्या लर्निंग आउटकम्स है, कितना कॉम्पिटेंसी है, कितना करिकुलर गोल है, और उसके तहत क्या क्या चीज आनी चाहिए, वो किताबों में बहुत तय है। तो अगर उसके मुताबिक हमारे टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो हम समझते हैं कि कोई इसी तरह की दिक्कत नहीं। अब जो एनसीईआरटी की किताबों में ये लर्निंग आउटकम वगैरह भी तय है कि पहला क्लास में हमें कितना लर्निंग आउटकम, दूसरा क्लास में कितना लर्निंग, और खासकर लिटरेचर में, मैथ में या दूसरे सब्जेक्ट में, वो बहुत क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद तमिलनाडु। डॉक्टर सफर आलम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने फोकस किया था एफएलएन पर। जो न्यूमरेसी है ना, मैथमेटिक्स फोबिया इज देयर अमंग आवर चिल्ड्रन मोस्ट, इवन दो मैथ्स इज कंसीडर्ड एज क्वीन ऑफ साइंस, स्टिल क्या है हमारे बच्चे है ना बहुत हेजिटेंट होते हैं टुवर्ड्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। इसका रीजन क्या है? हाउ वी हैव टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन? सो वेरी गुड क्वेश्चन, बट टुडे मोहम्मद यहिया साहब, आप देखते हैं कि मैथ जो है, अगर FLN की अगर हम बात करें तो N इज डिनोटेड एज न्यूमेरेसी, एंड बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, चूंकि देखिए आपके तमिलनाडु में भी कुछ नवाचार या इनोवेशन भी किया गया है मैथ से जो फोबिया को करने के लिए, जैसे नली कली का शायद ये बहुत जगह जो है, बहुत जगह कर्नाटका वगैरह का भी जो है ना वो इनोवेशन भी सामने आया। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के जमाने तक तो हम ये कह सकते थे कि मैथ फोबिया था, लेकिन अभी बच्चों को जितना इंटरेस्ट मैथ पढ़ने में आ रहा है, जैसे मैं ऐसे फॉर एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि बिहार की जो एक लड़की थी रूबी कुमारी, शायद उसमें जो उसका बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था, तो सो मेनी इनोवेशन अगर टीचर चाहेंगे, एक दैट इज डिपेंड ऑन द टीचर कि वो अगर कोई चीज को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, खासकर मैथ, तो मैथ में वो किस तरह के TLM का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे जो है ना झारखंड में इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है, वो बच्चों को क्या है कि खेल खेल में इस तरह के कंसेप्ट को डेवलप कर देते हैं कि बच्चे को जो है वो एक है तो एक अगर आम है तो एक का भी कंसेप्ट, मैं अगर आपको ये बता दूं एज फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर, अगर आपके पास टाइम है तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, जैसे आप मेरा ये देख रहे हैं कि अगर मैं थोड़ा सा, चूंकि फिजिकल क्लास नहीं वर्चुअल क्लास है, तो आपके पास बहुत सारा, जैसे मैंने यहाँ लिखा एक, ये आप दिख रहा है ना एक, जी जी। तो अगर ये मैं एक को कर दूं, तो अगर मैं बच्चों से थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ये बच्चों को कह दूं कि देखो एक से मैं एक दौड़ता हुआ आदमी भी बना सकता हूं, या फिर अगर मैंने ये किया कि ये आप देखेंगे दो, तो दो मैंने लिखा, और अगर मैंने बच्चों को ये जिज्ञासा पैदा करने के लिए कह दूं कि देखिए कि अगर दो से मैं एक चिड़िया भी बना सकता हूँ, बतख भी बना सकता हूँ, तो बच्चे जो है इंटरेस्ट होंगे। अब फिर अगर मैं ये कह दूं कि ये है तीन, और तीन से मैंने, तो बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी भी आएगा कि तीन से भी कुछ बनेगा सर, तो मैं कहूंगा कि जरूर तीन से मैं एक चिड़िया बना सकता हूँ। तो आप ये देखेंगे कि अगर बच्चे जो है इस तरह से अगर आप डिजाइन करके ये तीन से चिड़िया, अगर मैं इसी तरह से आगे को ये करूं कि तब बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी आएगा कि चार से भी कुछ बनेगा, अगर ये चार है तो चार से मैं कहूंगा कि जरूर बना दूंगा, तो आप यकीन मानेंगे कि चार से मैं कह दूंगा कि देखिए मैंने घर बना दिया, पांच से फिश बना दिया। तो देखिए ये दैट इज डिपेंड ऑन द टीचर, टीचर के पास जो है ना, अगर आप बात करेंगे इसमें कि अगर हमारा जो है ना लर्निंग प्लान क्या है, लेसन प्लान हमारा क्या है,
तो लेसन प्लान अगर टीचर तैयार करके जाए कि आज हमें क्या चीज पढ़ाना है और उसके लिए कौन से टीएलएम का हम इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे कि क्लास जो है वो बहुत इंटरेस्टेड भी होगा, जॉयफुल भी होगा और बच्चे बहुत इंटरेस्ट भी लेंगे, तो मैथ फोबिया भी इंशाल्लाह हट जाए। ऐसे आप सर मैं एक चीज जोड़ देता हूँ प्रोफेसर याया, इन मैथमेटिक्स वी हैव टू टेक कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं एब्स्ट्रैक्ट से जाते हैं कंक्रीट की तरफ। ये मामला बहुत बड़ा फंस रहा है। हम सर ने जैसे बताया, अगर आप बच्चे को कोई भी चीज मेंटल रिप्रेजेंटेशन में डालना चाहते हैं, यू हैव टू बी स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ टीएलएम्स, विद द नंबर नेम्स, बट दैट शुड बी द कंक्रीट। और मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो डाल देता हूँ, प्रोफेसर अरविंद गुप्ता है जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनका कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्म टॉयज, मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। सो आई थिंक यू विल बी बेनिफिटेड ऑल ऑफ यू जस्ट आफ्टर फिनिशिंग। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज जो आपने जिस तरीके से चीजों को कवर किया, आई थिंक सर वो टीचर पर्सपेक्टिव और क्लासरूम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सर इंशाल्लाह कल भी सर आपका काफी अच्छा रहेगा सेशन। तो मैं अदनान भाई से गुजारिश करता हूँ कि आप दुआ पढ़ के आज के प्रोग्राम को खत्म करें। अदनान भाई जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।